choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉड इज कमिंग। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शील्ड के खत्म हो जाने के बाद नल का बनाया हुआ सिम्बियोट ड्रैगन फिर से जाग गया। एडी ब्रॉक और उसके सिम्बियोट ने मिलकर उसे हरा दिया, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेकर ने एडी ब्रॉक को पकड़ लिया था और वो सिम्बियोट और उसके होस्ट के बीच की रिलेशनशिप को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर कोई उससे ग्रिंडल का सैंपल चुरा लेता है, जो था एक सीक्रेट ग्रुप जो कार्नेज को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। और उनके पास सिलेटस कसाडी की बॉडी कैसे आई? किसी इवेंट के दौरान सिलेटस की बॉडी को स्पेस में फेंक दिया गया था, लेकिन ये उसका अंत नहीं था। वो स्पेस में तैरता हुआ अर्थ की तरफ गिरने लगता है। वो जल रहा था, लेकिन सिलेटस की बॉडी उन सब जलने से कैसे बची? उसका आंसर सिंपल सा है। सिलेटस और इसके सिम्बियोट का एक यूनिक बॉन्ड है, एक परफेक्ट बॉन्ड। और जब वो गिर रहा था तब कार्नेज सिलेटस की बॉडी से बाहर निकलकर उसे आग से बचाने लगा। यह सिम्बियोट के लिए काफी दर्दनाक हुआ होगा। हालांकि कार्नेज को आग और आवाज से कुछ नहीं होता, फिर भी कार्नेज जानता था कि वो सिलेटस के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है। लेकिन जैसे ही सिलेटस अर्थ पे गिरा वो मर गया। उसकी बॉडी काफी कुछ जल चुकी थी और कार्नेज उसका तो कोई नामो निशान नहीं था। जब वहाँ आसपास के लोगों ने इसकी बॉडी को ढूंढा तो उन्होंने इस बॉडी को अथॉरिटीज को सौंप दिया और उन अथॉरिटीज ने इसके डेंटल सिग्नेचर चेक करके ये पता लगाया कि ये सिलेटस कसाडी है। काफी सारे लोग उसकी बॉडी को हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो ग्रुप आकर उनका रास्ता रोक लेता है। वहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई। इस ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे अथॉरिटीज के लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार इन्हें सिलेटस कसाडी की बॉडी मिल गई और अब इनके पास वो ग्रिंडल सिम्बियोट का सैंपल भी आ चुका है। जब हमने अपनी टीम को नल के सिम्बियोट को चुराने के लिए भेजा तब हम नहीं जानते थे कि हमें क्या मिलेगा। हमें मेकर के काफी सारे लोगों को मारना पड़ा, लेकिन मेकर ने भी यह सैंपल चुराया था। वो इसे कोडेक्स का नाम देता है। हम काफी लंबे टाइम से सोचते आ रहे थे कि जब एक सिम्बियोट अपने होस्ट को छोड़ देता है तब उसका कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिम्बियोट होस्ट की बॉडी में एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट छोड़ जाता है, जो कि होस्ट के डीएनए के चारों तरफ लिपटा रहता है। अब मेकर कह रहा था कि इस कोडेक्स का यूज करके सिम्बियोट हाइव को अपने होस्ट के बारे में जानकारी देता है। तो क्या तुम लोग समझ पा रहे हो कि इस ट्यूब के अंदर क्या चीज है? इसका मतलब है कि इस छोटे से सैंपल से, इस छोटे से नल के ड्रैगन के हिस्से से हम गॉड के साथ बात कर सकते हैं। अगर हर एक सिम्बियोट अपने होस्ट के अंदर कुछ हिस्सा छोड़ जाता है तब उस कोडेक्स के अंदर नल के साथ बात करने की साइकिक पावर्स हो सकती हैं, उसकी आवाज़ हो सकती है। बस हमें सिर्फ इतना करना है कि उसकी आवाज़ को और बढ़ाना है। तो गाइस, ये लोग सिलेटस की बॉडी के अंदर नल के उस ड्रैगन सैंपल को डाल देते हैं। कसाडी जोर से चिल्लाने लगता है। वो अंदर से ही अपने चैम्बर को तोड़ रहा है। उसे काफी दर्द हो रहा है। तभी वो अपना चैम्बर पूरी तरीके से तोड़ता हुआ बाहर निकला। वो अब भी चिल्लाए जा रहा है, जबकि वो सारे लोग कार्नेज को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। जबकि सिलेटस को अपने दिमाग में काफी दर्द हो रहा है। उसे काफी जोर की आवाजें सुनाई दे रही है। वो लोग पूछते हैं ये क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है? तो उनकी मुखिया ने कहा ये नल है। वो नल के साथ जुड़ा हुआ है, उससे बात कर रहा है। नल और कसाडी का माइंड एक ही बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि उस दिमाग के अंदर कितनी मारकाट चल रही है? तब उस ग्रुप की मुखिया कार्नेज से कहती है सिलेटस, मैं जानती हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है। मैं उस अंधकार के बारे में भी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अधूरे हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सिम्बियोट अपने होस्ट के अंदर एक हिस्सा छोड़ जाता है। मेरे पास भी एक हिस्सा है। मैं उसे अपने अंदर घूमता हुआ फील कर सकती हूँ। तुम हमारे गॉड के डार्क कार्नेज हो। मैं अपना कोडेक्स तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम्हें पूरा किया जा सके। हालांकि ऑपरेशन काफी मुश्किल है, लेकिन मेकर की रिसर्च से हम कोडेक्स को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस, तभी कार्नेज उस ग्रुप की मुखिया को पकड़ता है और उसकी रीढ़ की हड्डी को फाड़कर खा जाता है। वो कहता है तुम सही कह रहे थे। मुझे खाना खाने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम किस नल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे और खाना है। मैंने वो देखा था। मैंने इस पूरे प्लेनेट पे उसका नाम खुदा हुआ देखा था। मैं उस गॉड के साथ बात करना चाहता हूँ। बताओ मैं कैसे करूँगा? कार्नेज उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। उस आदमी ने कहा उन कोडेक्स के थ्रू हमें लगता है कि अगर तुम होस्ट के अंदर बचे सारे कोडेक्स को कलेक्ट कर लेते हो तब शायद तुम इसके सिम्बियोट को कंप्लीट कर सको और हाइव के साथ फिर से जुड़कर नल को जगा सको, उसे आज़ाद कर सको। कार्नेज ने पूछा अच्छा है,
तब वो कहाँ पे हैं? वो आदमी कहता है कहाँ है? वो कोडेक्स उन हर एक आदमी के डीएनए के अंदर है जिसने आज तक एक सिम्बियोट पहना है। वो हर जगह है। तभी कार्नेज ने उस दूसरे आदमी को भी मार दिया और एक स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, वेल तब तो मुझे लगता है कि मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। तो गाइस उसके सामने बहुत सारे लोग हैं जिनमें अवेंजर्स भी हैं जिन्होंने कभी न कभी एक सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाया है। उधर एडी ब्रॉक एक बस में बैठा सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहा है। वो उदास दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा है और इसकी वजह है कि उसके सिम्बियोट ने उससे बात करना बंद कर दिया है। ऐसे लग रहा है कि उसकी आवाज़ बंद हो चुकी हो, उसकी पर्सनैलिटी जा चुकी है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। उसने कहा, हे मैन, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? मेरी सीट के पास बैठा हुआ एक बूढ़ा घंटों से अपने पोतों की बात कर रहा है और पता नहीं क्या ही बकवास किया जा रहा है, लेकिन एडी कुछ नहीं बोलता। वो आदमी कहता है, ओ कम ऑन मैन, तुम्हारे कुत्ते को तो एक पूरी सीट पे बैठने की जरूरत भी नहीं है और तुम्हें तो बस के अंदर कुत्ते भी नहीं लाने चाहिए थे। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डैम इट, मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम बहरे नहीं हो, लेकिन तभी वो कुत्ता इस आदमी की तरफ लपकता है। गाइस ये वैनम था, इसीलिए वो आदमी फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। एडी उसके सिर पे हाथ रखता है, उसे शांत होने के लिए समझाता है और अब तक सैन फ्रांसिस्को भी आ चुका था। तो एडी और वैनम बस से उतर गए, जबकि वो आदमी अब भी इनसे डरा हुआ है। एडी अपने बचपन के घर की तरफ जा रहा है और सोच रहे हैं दुख के बारे में। मुझे पहले मेरी सिस्टर मैरी से पता चला था, वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर गई, जबकि मैं न्यूयॉर्क के अंदर पता नहीं क्या ही कर रहा था। कैंसर की वजह से मेरे अंकल भी मारे गए। एक बच्चे के तौर पे मैं कैंसर से बहुत डरा करता। मेरी फैमिली के अंदर कैंसर कूट कूट कर भरा हुआ है और मौत वो तो उससे भी ज़्यादा है। भगवान ही जानता है कि कैंसर और मौत दोनों ही मेरा वेट कर रहे थे। लेकिन तब मेरे पास वैनम आया। जब मैं छोटा था तब मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ, एक बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट। हॉस्पिटल के बिल और कोर्ट कचहरी के चक्कर में मेरे फादर के सारे पैसे खत्म हो गए। हमारे पास कुछ नहीं था और तभी से मेरा फादर मुझसे नफरत करता है। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो अपने कमीने फादर की वजह से हूँ। मैं अपनी कोई भी रिलेशनशिप सही नहीं रख पाता, ना ही कोई जॉब और ना ही अपने गुस्से को शांत रख पाता। आखिर क्यों? मैं अपने मन में अपनी ही आवाज़ सुनने से डरता हूँ। आखिर मुझे अकेले होने से इतना डर क्यों लगता है? अब तक एडी अपने पुराने घर के पास पहुँच चुका था। वो वैनम से कहता है, कम ऑन, डरो मत, मैं ठीक हूँ। वो अपने मन में सोच रहा है। ये सब बातें मुझे अपने कॉलेज की राइटिंग क्लासेस की याद दिला रही हैं। तो गाइस इससे पहले कि एडी दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाए, उसके डैड ने एकदम से दरवाजा खोला और चिल्लाया, मेरी प्रॉपर्टी से दूर हट जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूँ। एडी कहता है, हाय डैड, देखो इससे पहले कि आप मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू करें। डैड चिल्लाया, पिछली बार जो तुम यहाँ पे आए थे उस गंदी सी कॉस्ट्यूम को साथ लेकर, तब से तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। एडी ने कहा, मैं आपसे उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। डैड ने कहा, मैं पुलिस को बुला लूंगा एडवर्ड। एडी ने कहा, आप नहीं बुला सकते। डैड ने पूछा, ओ और क्यों नहीं बुला सकता? क्या पुलिस फिर से तुम्हारे पीछे लगी हुई है? क्या तुम यहाँ इसीलिए आए हो ताकि मैं तुम्हारी बेल करा सकूं? अब की बार एडी चिल्लाया, क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, डैम इट, माफ करना, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, बस आप मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, ठीक है? मैं नहीं जानता कि पिछले महीने में यहाँ क्यों आया था। मैं कुछ बुरे लोगों से बचकर भाग रहा था, फिर मैं यहाँ पे जागा और मुझे लगता है कि शायद आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकें। डैड ने कहा, क्या तुम मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हो? देखो मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुमने इस फैमिली को दर्द, दुख और मुसीबत के सिवाय कुछ नहीं दिया, इसीलिए तुम यहाँ किसी भी मदद के लिए नहीं आ सकते। मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता, तुम मेरे बेटे नहीं हो। एडी कहता है, प्लीज डैड ऐसा मत बोलिए, प्लीज ऐसा मत कहिए कि मैं आपके बेटा नहीं हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ आप ही हैं। मॉम, मैरी और एनी के मर जाने के बाद मुझे लगा कि हम दोनों शायद, मुझे पता था कि हमारे संबंध पहले की तरह अच्छे नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि हम एक साथ रह सकेंगे। डैड ने कहा, मैरी? ये मैरी कौन है? एडी कहता है, क्या आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? डैड ने कहा, एडी देखो मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शायद ये मैरी कोई ऐसी औरत होगी जिसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। एडी कहता है, डैड वो आपकी बेटी थी, मेरी बहन मैरी, ये आप क्या कह रहे हैं? डैड कहता है, बहुत हुआ, मैं तुम्हारे गेम नहीं खेलूंगा, तुम्हारी कभी कोई बहन नहीं थी और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मेरी कभी कोई बेटी नहीं थी। तभी एडी का डैड दरवाजा बंद करने लगता है। हालांकि एडी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और वो जानना चाहता है कि उसका डैड मैरी के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है।
और तभी उसके डैड ने एडी को एक जोरदार पंच किया। हालांकि इसमें डैड को भी काफी दर्द हुआ। वो कहता है अब इसी सेकंड यहाँ से चले जाओ, वरना मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अब तक वैनम को भी काफी गुस्सा आ चुका था। वो एडी के डैड की तरफ बढ़ने लगता है। उसका साइज काफी बड़ा हो चुका था। एडी उसे पीछे खींचते हुए कह रहा है नो डैम इट, उसे चोट मत पहुंचाओ, डैड अंदर चले जाओ। तभी डैड ने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद एडी का डैड कार्ल पुलिस को फोन लगाता है। बाहर वैनम दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है और एडी उसे समझाने की कहता है प्लीज मेरे डैड को चोट मत पहुंचाओ, मेरे पास सिर्फ वही है। लेकिन तभी वैनम ने वो दरवाजा तोड़ दिया और अंदर कार्ल की तरफ बढ़ने लगा। वैनम कार्ल को खाने ही वाला था कि सीढ़ियों से उतरकर डेलन नीचे आया। वो कार्ल को अपना डैड कह रहा है और नीचे आते ही उसने वैनम को देखा। कार्ल डेलन से भागने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक वैनम भी रुक चुका था, क्योंकि डेलन के डैड कहने से एडी ब्रोक को कुछ याद आने लगा, कुछ ऐसी याददाश्त जो वैनम ने उसके दिमाग से मिटा दी थी। इसीलिए वैनम शांत हो गया। इसलिए एडी वैनम को लेकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। कार्ल ने कहा भाग जाओ एडी, जैसे तुम हमेशा की तरह भागते हो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वैनम एडी के दिमाग में शांत नहीं हो पा रहा। वो उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि एडी सोच रहा है कि मुझे जल्दी यहाँ से दूर जाना होगा, इससे पहले कि वैनम मेरे डैड और उस बच्चे को नुकसान पहुंचाए। और तभी एडी देखता है कि वो बीच सड़क पे खड़ा था। एक गाड़ी बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन वैनम एडी को बचाने के लिए उस गाड़ी को उठाकर पटक देता है। ये देखकर एडी को अपने फादर की बात याद आ गई। वो सही कह रहा था, दुख, दर्द और मौत, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। अब ये मेरा घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो गाइस, पुलिस के आने से पहले ही एडी सीवर्स के अंदर चला गया। 2 दिन बाद एडी एक गली के अंदर बैठा सोच रहा है, अब मेरे पास सिर्फ ये मेरा सिम्बियोट बचा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी मुझे छोड़कर जा चुका है। क्या ये अब भी मेरी आवाज़ सुन सकता है? और अगर तुम सुन सकते हो तो प्लीज़ मुझसे कुछ कहो। तभी कोई एडी के पास एक सिक्का फेंकता है। एडी ने उस सिक्के को देखकर अपने सिम्बियोट से कहा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझसे ये कहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी अंदर से सड़ रही है। मुझे ये बताओ कि मैं पिछले 2 दिनों से खासे टाइम खून क्यों फेंक रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मेरी मदद करो, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। तभी डेलन एडी के पास आया। उसने कहा, हे मैन, तुम एडी ब्रोक हो ना? तुम ही हो ना वैनम? तुम उस दिन मेरे घर आए थे। मुझे हमारे डैड के बारे में कुछ बातचीत करनी है, हमें उसे मारना होगा। और गाइस, इस टाइम पर डेलन की आंख सूजी हुई है। तो यह एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे। और इस सीरीज के अंदर बस 4-5 एपिसोड बचे हुए हैं।